बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ़ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ा तोहफ़ा अता किया और अगर आप इनका कंपैरिजन करें उन लोगों के साथ जो इस इतनी बड़ी नेमत से महरूम हैं। हम इतनी खूबसूरत दुनिया को देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, इससे बड़ी अल्लाह ताला की नेमत क्या है। और वो लोग जो कि इससे महरूम होते हैं, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उनसे पूछे कि वो कितनी बड़ी नेमत से महरूम रह गए हैं। बाकी कुछ चीज़ें हमारे अपने हाथ में हैं। कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि पैदाइशी तौर पर होते हैं, जिनका शायद इलाज मुमकिन नहीं होता। वैसे तो अब हर चीज़ का इलाज है, जिद्दत आ गई है बहुत ज़्यादा, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलतियाँ हम खुद से कर रहे होते हैं और हमारे लिए वो मसले का बाइस बन रही होती है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करते चले जा रहे होते हैं। आज जो हमारा स्पेसिफिकली टॉपिक है वो है कुव्वत समात के हवाले से सुनाई देना। बड़ी बेशक अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, अगर आप अच्छी चीज़ें सुने तो। बाकी अगर चीज़ों को अगर खुश रहना चाहते हैं, खुशहाल रहना चाहते हैं, तो बुरी चीज़ों को इग्नोर करते जाएं, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करते जाएं, वो ना ही सुने तो बेहतर होगा। खैर, थोड़ा सा हम पॉजिटिव साइड पे आएंगे। तो कुव्वत समात जो है वो मुतासर किस तरह से होती है। आजकल जो है ना, बड़ा हम देख रहे हैं कि लाइफ बड़ी चेंज लोगों की हो गई है। एक सादा ज़िंदगी जो गुजार रहे थे, हर दूसरा बंदा जो है कुछ हमारी जॉब नेचर इस तरह की होती है कि आपने सारा दिन टीवी के आगे बैठना है, या आप सारा दिन कुछ सुन रहे हैं ऑडियो और फिर आप काम कर रहे हैं, एडिटिंग वगैरह जो लोग करते हैं। उसके अलावा कुछ गलतियां हम ऐसे कर रहे होते हैं, कान की सफाई गलत तरीके से कर ली, उससे कुव्वत समात मुतासर हो सकती है। फिर किसी एज के स्पेसिफिक हिस्से में भी जाके होती है। बाय बर्थ अगर कुव्वत समात मुतासर है तो उसकी अलामात क्या हैं और क्या उसका कोई इलाज भी मौजूद है। ऑडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला मसूद, जिन्होंने हमें आज के शो में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? जी मैम, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कुव्वत समात सबसे पहले रोशनी डाल दें कि कितनी अहम एक बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और हम आजकल अपने साथ क्या कर रहे हैं जो हमारी अक्सर लोगों को हम देख रहे हैं कुव्वत समात उनके मुतासर हो रही है। जी कुव्वत समात आपको पता है आपकी जो 5 सेंसेस हैं उसमें वन ऑफ द सेंस जी, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप रिप्लाई नहीं कर सकते, आप किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकते, तो यू आर साइलेंट ओवर देयर। तो कुव्वत समात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ हम आजकल कर क्या रहे हैं एक अलग चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अक्सर कहा जाता है फलां बंदा कानों का बहुत बारीक है, वो तो आराम से भी बात कर रहे हो तो उस तक आवाज़ चली जाती है। वो लोगों की क्या स्पेशलिटी होती है? असल में ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए तो बहुत तकलीफ़देह है बिकॉज़ हमारा जो इसको नापने का पैमाना है दैट इज़ कॉल्ड डेसिबल्स। अच्छा। और ज़ीरोस इट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, बट माइनस में भी अवेलेबल है। तो जो लोग मेरे पास अभी मैं 35 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी ऑब्ज़र्वेशन में अभी तक सिर्फ जो 2 लोग आए हैं जिनकी कुव्वत समात पाकिस्तान में रहते हुए माइनस में थी। अच्छा। और वो लोग सारा सिर्फ दिन 2 लोग? अच्छा। 35 साल में दोनों स्टूडेंट्स थे। ग्रेट। और उनको जिस तकलीफ़ से मेरे पास आए थे वो ये थी कि हर वक्त उनके सर में दर्द रहता है। ओहो हो। बिकॉज़ वो जो हम लोग सुनते हैं हम नॉर्मली 25 से 35 डेसिबल पे सुनते हैं। ओके। और वो -5 to 10 पे सुन रहे थे। तो -5 to 10 जब आप पाकिस्तान की इन्वायरमेंट पे रहते हुए सुनेंगे तो हर वक्त आपके कान में शोर रहेगा, बिकॉज़ हमारे यहाँ इन्वायरमेंट के अंदर शोर बहुत ज़्यादा है। और उन दोनों लोगों का घर भी कहीं मेन रोड के ऊपर था जहाँ पे हर वक्त ट्रैफिक होती थी। हो। तो उनके लिए हमने जो चीज़ सजेस्ट की थी वो ईयर प्लग्स थे, नॉइज़ प्लग्स, कि आप हर वक्त कानों में नॉइज़ प्लग्स पहने ताकि आपका जो नॉइज़ और एक्सेसिव साउंड है वो आपके कानों से ब्लॉक रहे और आप सोते वक्त उसको ज़रूर पहने। उसके साथ उनको काफ़ी ज़्यादा फाका हुआ था और दे वर लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ। अदरवाइज़ वो कहते थे हमारा अगर 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में 10-12 घंटे हमारे सर में दर्द रहता है। वो ज़ाहिर बात है, उसकी रीज़न बता दी। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? दिस इज़ नॉइज़ पोल्यूशन जो हमारी इन्वायरमेंट में है। ये आपको डिस्टर्ब करती है? गाड़ियों का शोर, आपका हॉर्न, प्रेशर हॉर्न। पाकिस्तान में तो प्रेशर हॉर्न्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हमारे यहाँ तो टीवी बहुत ऊंची आवाज़ में डॉक्टर साहब देखने का ट्रेंड है। जी, असल में आप देखें आजकल जो जैसे आपने अभी इंट्रो में कहा है ना कि आप म्यूज़िक बहुत लाउड सुनते हैं, या ऐसे लोग
जो जिनका एडिटिंग का काम है, जिन्होंने सारा दिन हेडफोन्स पहनने हैं और कंटिन्यूसली साउंड को आगे कर लिया, पीछे कर लिया, और वो लाउड साउंड भी सुनते हैं, तो उनके लिए तो हेयरिंग प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा। कि एक सर्टेन लेवल के ऊपर आप अपने वॉल्यूम्स ना करें। जैसे हम लोग ब्लूटूथ यूज़ करते हैं या हेडफोन्स यूज़ करते हैं, हमारे लिए वो चीज़ें इतनी हार्मफुल नहीं है, क्योंकि हम उसको दिन में शायद 2 घंटे, आधा घंटा, घंटा यूज़ करते हैं। ये उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है जो सारा दिन एक चीज़ को यूज़ करते हैं। जिनकी जॉब नेचर ऐसी है या जिनका काम इस तरह का है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं सिंपली आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को भी देता हूँ कि हम जब सिनेमा हाउसेस जाते हैं तो आपको बहुत, जब आप बैठते हैं फ़िल्म देखने के लिए तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ है। हाँ। और आहिस्ता आहिस्ता आपको लगता है कि आवाज़ नॉर्मलाइज हो गई है। और इवन पहले तो ये होता था कि आपके जो हिट सॉन्ग्स होते थे या ऐसी चीज़ें होती थी उनको डबल ट्रिपल वॉल्यूम पे चलाया जाता था, तो वो भी आपको कानों को अच्छे लगते थे। लेकिन जैसे आप वो 3 घंटे की फ़िल्म देख के सिनेमा हाउस से बाहर आते थे तो आपको लगता था बाहर का शोर ख़त्म हो गया। एक्चुअली वो शोर ख़त्म नहीं हुआ होता, आपके कानों के अंदर अल्लाह ताला ने जो एक कैपेसिटी रखी है, टॉलरेंस रखी है, वो ऊपर चली जाती है। और जब ऊपर जाती है तो वहाँ पे जाके वो रुक जाती है। और से अगर वो 2 से 3 घंटे के लिए आप उसको सुन रहे हैं तो वो अल्लाह ताला ने एक ऐसा मैकेनिज़्म रखा हुआ है कि वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है। ओके। तो आप उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ से आपने उस लेवल को हाई किया था। तो अब हमारे यहाँ ये होता है कि जो लोग दिन में 8-8, 10-10 घंटे म्यूज़िक लाउड सुन रहे हैं, जो 100 डेसिबल्स या 90 से अबव है, बिकॉज 90 अबव इज़ डेंजरस, तो वो उसको 8-10 घंटे अगर रोज़ाना सुनेंगे तो वो जो लेवल्स कानों के ऊपर गए हैं वो वापस नहीं आते। तो वो अल्टीमेटली जो नॉर्मली हम 25 से 30 डेसिबल पे सुनते हैं वो लेवल्स हमारे 50, 60, 70 पे चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर मैंने सुना है लोग कहते हैं जो बहुत ऊंचा बोलता है ना वो ऊंचा सुनता भी है। नहीं, ये एक्चुअली रिवर्स है। अच्छा। जो ऊंचा सुनता है वो ऊंचा बोलता है। अच्छा। रीज़न ये होती है कि आप जैसे बात कर रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे लेवल्स आपके लेवल्स हेयरिंग के नॉर्मल हैं, तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं। आप तक आवाज़ पहुँच रही है, मुझे समझ आ रही है, मेरे कान अपनी आवाज़ सबसे पहले सुनते हैं, तो मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कितना ऊंचा बोल रहा हूँ जी। यूजुअली आप इस चीज़ को इस तरीके से देखिए कि जब आप हेडफोन्स लगा लेते हैं और आपसे कोई सवाल करता है तो आप बहुत ऊंचा बोलते हैं जी। ऐसी रीज़न ये होती है कि आप हेडफोन से सुन रहे होते हैं और आपको अपनी आवाज़ वापस नहीं आ रही, तो इसलिए आप उसको लाउड बोलते हैं। तो इसलिए जो लोग ऊंचा सुनते हैं वो ऊंचा बोलते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मेरी आवाज़ अगर मुझे नहीं आ रही तो जिससे मैं बात कर रहा हूँ उससे कैसे आएगी, तो इसलिए वो ऊंचा बोलते हैं। कुव्वत समात से महरूम होना, क्या ये बीमारी है कोई? बीमारी तो नहीं आप कह सकते, लेकिन ये एक कमी है जो कि दूर की जा सकती है। आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चीज़ें हैं, उसमें इतनी जिद्दत और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें भी कैटेगरीज भी होंगी, स्टेजेस भी होंगी, जाहिर बात है। कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं सुन सकते, कुछ लोग थोड़ा कम सुनते हैं, कुछ लोगों की समात कुछ आप कह लें कि मुतासिर होती है। जी। तो इसको किस तरह से, कुछ अलामात इसकी बताइए ताकि हमारे देखने वाले, सुनने वाले, अगर उनको लग रहा हो कि ये अलामात उनके साथ हैं तो उन्हें जाके चेक कराना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, जो समाती नुकसान का सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये होता है कि आप लोगों से उनकी बात को रिपीट करने को कहते हैं। हाँ, कि सॉरी मैंने समझ नहीं आई, दोबारा कहिएगा। आपने एक दफ़ा बोला और उसने कहा जी, तो इसका मतलब है कि उसे समझ नहीं आई एंड यू हैव टू रिपीट। या ये होगा कि आपके घर में, जैसे आपने इंट्रो में बोला कि हम टीवी ऊंचा करना शुरू कर देते हैं, तो ये एक अलामत है कि आप अब नॉर्मल जो दूसरे लोग हैं उनसे ऊंचा सुनना शुरू कर दिया आपने। और रेपिटेशन जो है वर्ड्स की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कहें जी दोबारा बताइएगा आपने क्या कहा, तो वो चीज़। और दूसरा ये होता है सम टाइम आपके लॉसेस कुछ इस किस्म के होते हैं कि आपका एक कान तो ठीक सुन रहा है, अच्छा, एक कान ठीक नहीं सुन रहा, ये भी होता है। ये होता है। और उसमें आप अच्छा, इसमें जजमेंट करना बहुत, आपको फील होता है कि प्रॉपर एक कान से आवाज़ नहीं आ रही है, और उसका तरीका क्या होता है कि हमें कैसे पता चलेगा? कान पे हाथ रख के हम जज कर सकते हैं? नहीं, समटाइम्स तो ये होता है कि आप सारी ज़िंदगी उसको जज नहीं कर पाते। आप उस ज़िंदगी, मेरे पास एक पेशेंट आया तो उसका एक कान में लॉस था, अच्छा, एक नॉर्मल था। तो अब
उसका जब हमने एवेलुएट किया, उस चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान था एक कान में। और उसने कहा जी मैं तो ये समझता कि सबके साथ ऐसा ही है। अच्छा। ये मेरे साथ नहीं है, ये सबके साथ ऐसा है कि एक कान से आप कम सुनते हैं, एक से ज़्यादा सुनते हैं। तो वो उसको ट्रीट किया गया। तो चीज़ ये होती है कि आप जब एक कान से कम सुनते हैं तो आपको डायरेक्शनैलिटी के इश्यूज़ आते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। और नॉर्मली ये होता है कि वो प्रेफरेबली, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ओल्ड एज में आते हैं जिनके दोनों कानों के लॉसेस में फ़र्क होता है। दे प्रेफरेबली सेड कि हम जिससे भी बात करना चाहते हैं, कहीं मीटिंग में, किसी कॉन्फ्रेंस में, ऐसी जगह पे, तो हम प्रेफरेबली कोशिश करते हैं कि जो स्पीकर है जो बात कर रहा है हमारे उस साइड पे बैठे जिससे हम बेहतर सुनते हैं। इधर से आवाज़ आ रही है तो मैं इस तरफ से आके Exactly. बैठूं। तो आप कहेंगे कि जो भी बंदा बात करे वो मेरे इस साइड पे बैठा हो ताकि मुझे आवाज़ अच्छी है। बिकॉज इस कान से अगर आवाज़ अच्छी नहीं आती तो हमारी जो ऑडियोलॉजी की ज़ुबान में उसको कहते हैं शेडो साउंड, कि आप इधर बात कर रहे हैं तो आपका हेड बीच में है और आपका दूसरा कान इस साइड डॉक्टर पे साहब है। डिफरेंस पता चल रहा होता है कि जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी खासी आवाज़ में डिफरेंस आ रहा होता है कि जी आप एक्चुअली जब अब मैं आपको इवन हम मेरे और आपके डिस्टेंस से भी मुझे प्रॉब्लम होगी। आप बिल्कुल होगी। बिकॉज देखिए, जब मैं आपको जो चीज़ बता रहा था शेडो साउंड का डिफरेंस इस कान पे और इस कान पे आवाज़ के पहुंचने का 3 डेसिबल होता है। ओके। हमारे लिए नॉर्मल हेयरिंग के साथ वो शायद 3 डेसिबल इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसका हेयरिंग लॉस है उसके लिए 3 डेसिबल्स ह्यूज। अगर हम उस 3 डेसिबल को रिकवर कर लेते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा फ़र्क होगा। और चूंकि उसके कान पे हेयरिंग लॉस भी है प्लस 3 डेसिबल का लॉस, वो शेडो साउंड का डिफरेंस आता है, तो उसके लिए वो आवाज़ सुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही। हेयरिंग लॉस किस किस सूरत में होता है? कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई ऐसी बीमारी कि जिससे आपकी हेयरिंग लॉस प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, हेयरिंग लॉस की जो बुकिश चीज़ें हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यूजुअली हमारी इन्वायरमेंट में हम जिस चीज़ को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है। फिर आजकल एंजाइटी और टेंशन जो इकोनॉमिकली हमारे यहाँ चल रही है, ये बहुत बुरी है हेयरिंग के लिए। बिकॉज़ जब आप मेंटली रिलैक्स नहीं हैं तो सबसे पहला असर आपकी हेयरिंग पे पड़ता है, होगा। क्योंकि आप हर चीज़ जिससे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं आप सुन रहे हैं, तो आप उस चीज़ के ऊपर जब इम्पैक्ट आता है तो आपकी हेयरिंग डिटेरियोरेट करती है। और इवन जिसका हेयरिंग लॉस होता है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हिट होती है वो उसकी हेयरिंग ही होती है कि वो डिटेरियोरेट हो जाती है और कम हो जाती है और उसकी अंडरस्टैंडिंग और मुश्किल हो जाती है। सही। कोई ख़ास ऐसी स्पेसिफिक बीमारी भी है जिससे हेयरिंग आपकी लॉस हो जाती है? जी, वो जैसे गर्दन तोड़ बुखार है, अच्छा। मेनिंजाइटिस और कुछ एक्सीडेंट की सूरत में, रोड एक्सीडेंट? ट्रॉमा तो देखें जी, वो तो किसी भी पार्ट के ऊपर हो, आपका एक्सीडेंट हो तो वो डैमेज हो सकता है। बट ईयर के लिए अगर हेड इंजरी है तो हेड इंजरी में आपका हेयरिंग लॉस भी होता है। और हेड इंजरी में एक हमारी प्रॉब्लम आती है टिनाइटिस। टिनाइटिस इज़ एक्चुअली ये होती है कि आपके कान में एक मुसलसल शोर रहना शुरू हो जाता वो जो है। लोग कहते हैं सीटी की आवाज़ आ जी, रही है। सीटी की आवाज़ है, बजिंग है, हवा की तरह की आवाज़ है, जैसे आंधी चल रही है, इस तरह की। ये मुख्तलिफ कानों में मुख्तलिफ किस्म का शोर होता है। सही। तो जब आपकी हेड इंजरी होती है तो उसमें वो प्रॉब्लम भी आपको साथ आती है और हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये जेनेटिक भी होता है कि अगर पेरेंट्स में चलता आ रहा है तो बच्चों में ये हो सकता है? जी बिल्कुल, जेनेटिक्स तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे हमारे माशरे के लिए, क्योंकि हम कज़न मैरिजेस पे बिलीव करते हैं। और कज़न मैरिजेस में आपके जो जीन्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं आपके ख़ानदान से, और मदर और फादर के अंदर जब एक ही वो कज़न्स हैं, बड़े क्लोज कज़न्स हैं, फर्स्ट कज़न्स हैं, तो दोनों के जीन्स मैच करते हैं। और अगर किसी एक में हेयरिंग लॉस है या दोनों में स्लाइट हेयरिंग लॉसेस की जीन्स अवेलेबल हैं तो बच्चों में बहुत बढ़ के आते हैं। जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमारी स्टडी है, जो बच्चे कंजेनिटल डेफनेस के साथ आते हैं, यानी कि पैदाइशी बहरापन के साथ आते हैं, उसमें 70% वो होते हैं जो कज़न मैरिजेस के साथ आते हैं। डोंट टेल मी, इतनी बड़ी रीज़न? ये बहुत बड़ी रीज़न है। और हम लोग जो एक आप कह लें हमारा मुआशरती निज़ाम एक इस तरह का चल रहा है कि जायदाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अगर बेटी बाहर चले जाएगी, और ये स्टिल अभी तक बहुत सारे लोगों की ये मेंटालिटी है। तो आप ये सुन ले कि पैदाइशी तौर पर अगर ये नुक्स पाया जा रहा है तो इसमें कज़न मैरिज का बहुत बड़ा रोल है। अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। कुव्वत समात अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है।
इस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, पैदाइशी तौर पर अगर बच्चा क़ुव्वत समात से महरूम पैदा हो रहा है तो ये काबिल इलाज होता है? जी बिल्कुल काबिल इलाज है, आजकल के दौर में काबिल इलाज है। अच्छा। ये जो सर्जरीज़ कुछ अवेलेबल हैं जिसके हम कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं, वो उन्हीं बच्चों के लिए की जाती है यूजुअली जो कंजेनिटल डेफनेस के साथ आते हैं, यानी कि पैदाइशी बहरापन के साथ आते हैं। उनके कुछ टेस्ट होते हैं जो टेस्ट करके हम उनको एवेलुएट करते हैं कि उनका हेयरिंग लॉस क्या है। अगर तो उनका जो लॉस है वो हेयरिंग एड्स के साथ रिकवर हो सकता है तो हम उसको करते हैं। अगर लॉस इतना ज़्यादा है कि हेयरिंग एड के साथ रिकवर नहीं हो सकता तो फिर ये सर्जरी प्लान की जाती है विच इज़ कॉल्ड कॉक्लियर इम्प्लांट। इसको सादा ज़ुबान में आप ये कह लें कि आपका जो नेचुरल सिस्टम है हेयरिंग का, उसके अंदर एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जो आर्टिफिशली सिग्नल्स जनरेट करके आपको ब्रेन को देती है और बच्चा उसके साथ सुनना शुरू कर देता है। अच्छा। अब उसमें ये जिद्दत और ये है कि पहले हम ये होता था कि ये ऑपरेशन को 4 साढ़े 4 घंटे लगते थे करते हुए। अब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है और डॉक्टर्स इतने एक्सपर्ट हो गए हैं सर्जरी करते हुए कि वो 1 से 1.5 घंटे में बड़े आराम से सर्जरी हो जाती है। और ये परमानेंट इलाज है, लाइफ ये लॉन्ग आपको परमानेंट इसका इलाज कोई है जी प्रॉब्लम बिल्कुल। उसमें 2 हिस्से हैं उस डिवाइस के। एक हिस्सा कान के अंदर लगाया जाता है जो आपकी स्कल के अंदर लगता है और दूसरा हिस्सा आउटसाइड द स्कल लगता है एंड दे जॉइंट मैग्नेटिकली। ओके। क्योंकि अंदर वाला जो हिस्सा वो जिसको आला समात कहते हैं, आला समात तो कान के ऊपर लग जाता है, वो आप जब चाहें उतार सकते हैं, लगा सकते हैं। जो इम्प्लांट है, इम्प्लांट देखें कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप इम्प्लांट मेडिकल टेक्नोलॉजी में बोलते हैं, वो ऐसी चीज़ होती है जो फिक्स हो जाती है, फिक्स कर दी जो निकल नहीं सकती, उतारी नहीं जा सकती। सो अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज़ इम्प्लांट। एक्सटर्नल इम्प्लांट जो लगता है दैट इज़ डिवाइस, जो हेयरिंग डिवाइस कह लें या उसका प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर का काम ये होता है कि आवाज़ को रिसीव करता है, उसको इलेक्ट्रॉनिकली डिज़ाइन करता है, जो उसको हम कंप्यूटर के साथ वी कॉल इट मैपिंग, और वो जिस तरह से बच्चे का नुकसान होता है कान में उसी के तरीके से उसको प्लान किया जाता है कि ये किस तरह की आवाज़ बच्चे के कान में चाहिए, और उसी की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों को हम एडजस्ट करके उसको आवाज़ को कान के जो अंदर इम्प्लांट लगा हुआ है उसको देते हैं। अंदर वाला हिस्सा उसको रिसीव करता है और सिग्नल के थ्रू आपके ब्रेन को ट्रांसमिट करता है। ठीक हो गया। ये जो आला समात मैं कह रही थी कुछ लोगों ने लगाया होता है, वो किन लोगों को ज़रूरत होती है? आला समात ये है, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि हमारी हेयरिंग जो नॉर्मल हेयरिंग है पाकिस्तान में वो 20 से 25 डेसिबल से स्टार्ट होती है, इससे नीचे बहुत कम लोग हैं। तो जैसे ही 45 एंड अबव आपका लॉस चला जाता है या आपके हेयरिंग लेवल्स चले जाते हैं, वहाँ पे आला समात की या हेयरिंग एड की ज़रूरत पड़ती है, और आप उसको ऑलमोस्ट कोई 100-110 डेसिबल तक बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस ले लेते हैं। जब लॉस जो हम मैयर करते हैं हमारी मशीन्स के ऊपर विच इज़ कॉल्ड ऑडियोमीटर्स, उस पर 120 तक हम मैयर कर सकते हैं। 120 से अबव हम मैयर नहीं कर सकते। तो 120 तक का जो लॉस है, अगर वहाँ पे भी आप मैयर नहीं कर पा रहे हैं और लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसमें तो मस्ट है कि हम कॉक्लियर इम्प्लांट की तरफ जाएंगे। ठीक है। सो डॉक्टर साहब मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अगर आप आला समात नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली कुछ लोगों को कंसर्न होता है, भाई दफ्तर में अच्छा नहीं लगेगा, देखने वाले क्या कहेंगे, लोग बहरा कहेंगे, लोग जी स्टिग्मा है, हम एक प्रॉब्लम हो जाती है लोगों के लिए ना, तो इसके नुकसानात होते हैं, फिर आपकी समात क्या मज़ीद मुतासर होती चली जाती है? अगर ये ऐसे ही है जैसे हम लोग ऐनक को बहुत नज़र की ऐनक ना लगाएं तो, ऐनक को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ऐनक अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपकी आई साइट जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप प्रॉपर हेयरिंग एड नहीं लगाते हैं, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप नज़र की ऐनक जो है वो समटाइम ये होता है कि आप कहीं पे भी जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनसे जाके ऐनक लगा के देखते हैं और वहाँ से कोई भी ऐनक उठा के लगा लेते हैं, ये भी नुकसानदेह है। अच्छा। क्योंकि आपके स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, किस तरह का आपका आई साइट का लॉस है आपको पता नहीं होता। तो बेहतर ये होता है कि आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाएं, अपनी नज़र का चेकअप करवाएं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको ऐनक एडवाइस की जाती है और फिर उस नंबर के अगेंस्ट आप अपनी ऐनक बनवाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हेयरिंग एड के लिए भी आपका पहले हेयरिंग एवेलुएशन होती है। हेयरिंग एवेलुएशन के बाद हम एडवाइस करते हैं कि आप कौन सा हेयरिंग एड लगाएं और उसकी जो फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट्स हैं वो कहाँ पे होंगी और कैसे होंगी, वो पूरा एक प्रोग्रामिंग होती है उसकी। तो उस प्रोग्रामिंग के बगैर अगर आप हेयरिंग एड लगाते हैं तो तब भी आपके लिए नुकसानदेह है।
तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपना मुआयना प्रॉपर ऑडियोलॉजिस्ट से करवाएं और अपना जो हेयरिंग एड है उसको बड़े एहतियात से चूज़ करें कि जो आपके लिए सूटेबल चीज़ है वो आप लगाइए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ मुसलसल जिनका गला ख़राब रहता है, रेशा रहता है, उन लोगों के कान भी मुतासर रहते हैं, कानों में रेशा आ जाता है। जी बिल्कुल। तो वो प्रॉब्लम करता है, आपकी कुव्वत समात उससे मुतासर हो सकती है मुसलसल इस कंडीशन में रहना? इसमें दो चीज़ें हैं एक्चुअली। जो गला है वो आपका जंक्शन है, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट। हाँ, तीनों आपके लिंक्ड होते हैं। लिंक्ड हैं गले में आके। और होता ये है कि आपकी एक नाली जो नाक से निकलती है और कान में जाती है। आपने अक्सर फील किया होगा कि आपको अगर फ्लू हो गया तो आपकी समात भी मुतासर हो जाती है। ऐसे ही आपको अक्सर ना वो कान में भी ऐसे शां 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 की आवाज़ें आ रही होती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि आपकी जो नाली यूस्टेकन ट्यूब यहाँ से निकलती है और कान में जाती है, और आपके कान का पर्दा जो है, आपको सिंपली ये समझिए कि ये इस तरीके से है जैसे एक स्पीकर का डायफ्राम होता है। आप चूँकि आवाज़ और तस्वीर से लिंक है, तो आपका स्पीकर जो होता है वो 0 डिग्री पे बेस करता है, उसका जो डायफ्राम जिसको आप पर्दा कहते हैं उसका। अगर उसको आप प्रेस कर देंगे माइनस में चला जाएगा, या उसको आप बाहर खींच लें तो पॉजिटिव में चला जाएगा। आप किसी भी सूरत में उसको करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। आवाज़ वो जो स्पीकर को प्रॉपर देनी चाहिए वो नहीं देगा जी। इसी तरीके से आपके जो कान का पर्दा है ये भी हवा में मुअल्लक है। आपका जुड़ा हुआ तो है साइडों से, लेकिन इसके दोनों साइड पे एयर है। इधर से आपके कान की नाली से एयर जा रही है, अंदर से आपको अल्लाह ताला ने यहाँ से एक नाली दी है जो हवा लेके पर्दे के पीछे आती है। तो पर्दे का लेवल जो है वो 0 होना चाहिए। अगर वो प्लस डिग्री पे आ जाएगा, प्लस पे चला जाएगा या माइनस पे चला जाएगा, तो दोनों सूरतों में आपकी समात मुतासर होगी। ओके। और ज़ुकाम में या फ्लू में ये होता है कि आपकी वो जो नाली नाक से आ रही है वो चोक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। आप अक्सर देखें, हम लोग कहते हैं कि आपको पेशेंट आता है, हम कहते हैं ब्लो करें, नाक बंद करके आप ब्लो करें ताकि आपको पता चले कि आपकी नाली खुलती है या नहीं खुलती है। अगर वो खुलती है तो आपके कान के पर्दे के पीछे वो प्रेशर जाता है और आप उसको फील करते हैं कि कान मेरा खुल गया। तो एक्चुअली रीज़न ये होती है कि अब जब आप फ्लू है तो वो नाली बंद हो जाती है। कुछ लोगों को ना एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं, छींके बहुत ज़्यादा आना, खांसी रहना, किसी स्पेसिफिक स्मेल से एलर्जी हो जाना, उस सूरत में भी फ्लू होता है। तो ये मुतासर करता है आपकी जी, अगर तो देखें आपकी वो ट्यूब अगर परमानेंट बंद हो जाती है तो वो आपकी समात के लिए मुतासर होगी, बिल्कुल अच्छा होगी। उसको लाजमी तौर पे आप ENT को चेक करवाएं। ये स्पेशली आपको चेक कराना है जिन लोगों के साथ एलर्जी के इश्यूज़ रहते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ आ जाते हैं हमारी रूटीन का हिस्सा जो चीज़ें रहती हैं, कुछ लोग बहुत लंबी, नौजवान अक्सर ये कर रहे होते हैं, कुछ एज ऐसी होती है स्पेसिफिक कि आपने फ़ोन पे लंबी लंबी बातें करनी होती है। कुछ लोगों के काम का हिस्सा भी होता है, घंटा घंटा 2-2 घंटे आपने ऐसे फ़ोन लगाया और आप बातें करते चले जा रहे हैं, नुकसानदेह है? इसमें 2 तरह का नुकसान है जी। एक तो ये है कि आप मुसलसल आवाज़ सुन रहे हैं, ये एक, और लाउड वॉल्यूम कितना है। हाँ। आजकल तो बहुत सारे लोग कान पे फ़ोन लगाते ही नहीं हैं आप ब्लूटूथ यूज़ कर लेते हैं या ईयरबड्स यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। वो ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है क्योंकि फ़ोन तो बाहर है, आपने डिवाइस नहीं, उसमें वो उतना नुकसानदेह नहीं है। रीज़न ये है कि अगर आप फ़ोन देखें, आपके फ़ोन के ऊपर जब आपकी वेव हिट करती है, सिग्नल हिट करता है, जो कि ट्रांसमिशन सिग्नल, एक वो सिग्नल है जो पैसे वो फ़ोन आपका पड़ा हुआ है, कनेक्टेड है आपके नेटवर्क के साथ, लेकिन उसकी सिग्नल्स नहीं आ रहे, मतलब उस पर आवाज़ नहीं आ रही या कॉल नहीं आ रही। जैसे ही उसके ऊपर कॉल आती है तो वो जो सिग्नल है वो मैनी 100 टाइम्स उसको इंक्रीज करता है। एग्जैक्टली। और वो रेडिएशन होती है एक्चुअली, मतलब तो रेडिएशन, ये डायरेक्ट रेडिएशन, ये डायरेक्ट रेडिएशन है। ये जो पहले ट्रेंड होता था कि आप कान के साथ ब्लूटूथ और या आप उसको केबल से कनेक्ट करते हैं, जो आपके ईयरपॉड्स होते हैं, वो सेफ है बजाय इसके कि आप अपने कान पे फ़ोन लगा के सुनते हैं। बिकॉज जब आप फ़ोन कान पे लगाते हैं तो सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, ज़्यादा नुकसान, और वो आपके आप सिंपली इसको ये समझिए कि आपकी गाड़ी में अगर फ़ोन पड़ा हुआ है और आपका ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है गाड़ी में, तो जैसे ही आपकी कॉल आती है तो स्पीकर के ऊपर वाइब्रेशन की साउंड आना शुरू हो जाती है। तो दैट इज़ नॉट द साउंड जो फ़ोन से आ रही है, वो रेडिएशन है जो आपके सिस्टम के ऊपर हिट कर रही है, आप उसके एरिए पे हिट कर रही है, और वो जब डायरेक्टली फ़ोन के ऊपर करती है तो वो 100 टाइम्स इंक्रीज होती है। अच्छा, मैंने अक्सर सुबह ना मॉर्निंग वॉक करते लोगों को देखा है, हैंड्स फ्री लगाए हैं, ब्लूटूथ लगाए हैं, ऊंची आवाज़ में, कुछ लोग तो तलावत कलाम पाक भी सुनते हैं, कुछ लोग शाम के टाइम वॉक कर रहे होते हैं तो वैसे ही गाने सुन रहे होते हैं, कुछ लोग मुसलसल, मैंने ट्रैक पे ऐसे देखे जो बातें करते चले जा रहे होते हैं। तो ये मुसलसल आप
उस टाइम पे मेरे ख्याल से आपको रिलैक्स फील करना चाहिए, ताकि आपका वो प्रॉपर आपका जो रीज़न है एक वॉक करने का वो आपको मिल भी सके। बट लोग मुसलसल वो बातों में, और इतनी देर 2-2 3-3 घंटे अगर आप बातें करते चले जा रहे हैं तो प्रॉब्लम होती है। जी बिल्कुल प्रॉब्लम है। देखिए, आप किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ आपके लिए ख़तरनाक है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फ़ोन का या कान के अंदर जो सुनने का अमल है उसके लिए तकलीफ़, कोई भी चीज़ ऐसी जो आप बहुत एक्सेसिव यूज़ करते हैं वो आपके लिए ख़तरनाक है। और अगर आप वॉक पे गए ही हैं तो आप अल्टीमेटली आप अपना टाइम अपने आप को दें, अपने आप को दें, बजाय इसके कि आप किसी और से बातें करते हुए टाइम गुजार रहे हैं। तो आप अपने आप को टाइम दें, एनवायरनमेंट को देखें, आप इर्द गिर्द के माहौल को देखें। सही, वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जी, क्लासरूम में अगर बच्चे को सुनाई कम दे रहा है और आपको कुछ बच्चे में ऐसी अलामात नज़र आ रही हैं, तो क्या फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? ये ज़्यादा अगर इग्नोर करते चले जाएँ तो वर्स्ट कंडीशन हो सकती है? जी बिल्कुल, बच्चों के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों की पूरी लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि बच्चे की अगर एजुकेशन ठीक नहीं हो रही तो फिर आगे ग्रो कैसे करेगा, और उसकी क्लास अप कैसे होगी, वो आगे अगली क्लास में ट्रांसफ़र कैसे होगा, बिकॉज वो फेल हो जाएगा अगर वो अपनी स्टडीज़ पूरी ध्यान से देख नहीं रहा। तो उसमें 2-3 चीज़ें ये हैं कि अगर बच्चे को हेयरिंग लॉस है तो हम इनिशियली उसके पेरेंट्स को कहते हैं कि आप उसको फर्स्ट रॉ में बिठाएं, ओके, ताकि जो टीचर के साथ उसका इंटरेक्शन है, जो साउंड परसेप्शन है वो फर्स्ट रो में ज़्यादा है, बजाय 7वीं 8वीं रो के अंदर आवाज़ कम हो जाती है, वो अंडरस्टैंडेबल। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को हेयरिंग एड लाजमी पहनाएं। तीसरी चीज़ ये है कि अब बहुत सारी एक ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को डेवलप करती हैं। कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं, जैसे कुछ माइक्रोफोन्स आ गए हैं जो आप टीचर को लगा देते हैं, विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर हेयरिंग एड। अच्छा, ग्रेट। तो फिर बच्चा अगर 7वीं 8वीं लाइन में भी बैठा हुआ तो तब भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज दैट इज़ कॉल्ड FM सिस्टम। क्योंकि क्लासरूम में ना बड़ा अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं कि अच्छा बुली करेंगे स्टूडेंट्स और मुझे क्लास में अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या कहेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, अदरवाइज़ ये आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। कान की सफाई कितनी मैटर करती है? क्या उसमें भी आप हेयरिंग लॉस कर देते हैं? कुछ लोग बड़ी आदतन होता है ना, सफाई पसंद होते हैं, उसके चक्कर में नहा के ज़ोर ज़ोर से कान साफ़ कर रहे हैं, अक्सर कान में तेल डालते भी मैंने मदर्स को देखा है। तो ये कान की सफाई बता दें। ये जो पुरानी चीज़ें हैं जो उसको हमें छोड़ना चाहिए। आप ये देखें कि कान में कोई भी चीज़ आप डालते हैं तो आपका जो पर्दा है उसने आपके कान की नाली को बंद किया होगा, उससे आगे कुछ नहीं जा रहा। ठीक है। तो आप अगर कुछ में ऑयलिंग करते हैं, कोई और चीज़ डालते हैं तो सिर्फ पर्दे तक जाएगी, उससे आगे नहीं जा सकती। ठीक है। और वो रुक जाएगी वहाँ पे। और अल्लाह ना करे कि अगर आपके पर्दे में सुराख है, इन्फेक्शन हो गई है, रप्चर हो गया हुआ है, कोई और इशू है, तो वो जो भी आप केमिकल ऑयल जो भी चीज़ आप डाल रहे हैं वो पर्दे से आगे गुजर के सिस्टम तक चला जाएगा और वो बहुत ज़्यादा ख़राबी करता है। तो एक तो ये है कि कान में तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि कान की सफाई ज़रूर करवाएं। उसकी वजह ये है कि आपकी जो स्किन है एक्चुअली ये आपकी वैक्स प्रोड्यूस करती है। वैक्स कहीं बाहर से नहीं जाती, कोई डस्ट नहीं जाती। ये अल्लाह ताला ने आपके कान में ऐसा मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि कोई भी चीज़ कान से बाहर से अंदर नहीं जा सकती। ओके। और उसमें अंदर बाल लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर जो वैक्स है, कान के अंदर वैक्स होना भी ज़रूरी है। अच्छा। बिकॉज़ ये अल्लाह ताला ने आपको एक प्रोटेक्शन लेयर दी हुई है कान के अंदर कि कोई किसी भी वजह से कोई कान में कीड़ा, कोई ऐसी चीज़ चली जाती है तो आपकी वैक्स आप देखो स्टिकी होती है, तो वो चीज़ वहाँ पे जम जाती है, वो आगे ट्रैवल नहीं कर सकती कान के पर्दे तक। और से अगर कोई चीज़ चली भी जाती है तो वो आपको फ़ौरन आपके कान बताता है कि कोई चीज़ गड़बड़ हो गई है या पेन होना शुरू हो जाती है। तो ये तो कान की सफाई और कान की वैक्स की है। दूसरा ये है कि कान में जो आप क्यू टिप्स यूज़ करते हैं या ईयरबड्स जो कॉटन बड्स हम यूज़ करते हैं वो तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करने चाहिए। या कोई भी लोग अक्सर आप देखते हैं वो चाबी से कान साफ़ कर रहे होते हैं या कानों को खुजा रहे होते हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक है। क्योंकि चलें जी, इसकी तो शदीद आपको हौसला शिकनी करनी चाहिए, खुद से आपने कानों की सफाई नहीं करनी। कुछ लोगों को मुसलसल कान में खारिश रहती है, कानों की खुश्की उसको कहते हैं। फिर नहाते हुए अगर आपके कान में पानी चला गया, ये बड़ी अक्सर लोगों के साथ होती हैं। बच्चे ने कान में अगर कुछ डाल लिया है तो उस पर आपको फौरी तौर पर क्या करना है? नहाते हुए अगर कान में पानी चला गया तो क्या करना है? देखिए, नहाते हुए ये तो लाजमी है कि आपके कान के अंदर 3, 4, 5 ड्रॉप्स पानी के जाते हैं, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो एक अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिक सिस्टम रखा हुआ है कि वो आपकी बॉडी की हीट इतनी है
कि वो पानी एवेपोरेट कर जाता है। ओके। तो वो ऑटोमेटिकली आपके कान से निकल जाएगा और नहाते हुए कभी भी इतना पानी नहीं जाएगा कि आपका कान चोक हो जाए। ठीक है। और वैक्स को अगर जैसे मैं अभी बता रहा था क्यू टिप्स आप यूज़ करते हैं तो आप उसकी अगर मैकेनिज़्म समझें तो हम जैसे ही उसको कान में मारते हैं तो जो भी चीज़ अंदर पड़ी हुई है वो और आगे चली जाती है, आगे प्रेस वो बाहर नहीं निकलती उसके साथ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर एक्सेसिव वैक्स हो गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्किन प्रोड्यूस करती है कान की वैक्स, तो आप फौरी तौर पे ईएनटी डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ से आप कुछ ना करें। बच्चा अगर कान में कुछ फंसा ले डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? वो भी ज़रूरी है। वो सक्शन के साथ ही चीज़ें आती हैं। समटाइम कुछ ऐसी चीज़ें भी प्रैक्टिकली देखने में आई हैं जो खुद से कुछ नहीं करना आपने? नहीं, खुद से आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आप ये देखें कि आपके कान का जो आपको अल्लाह ताला ने डोमेन दिया है ना, वो सिर्फ ये फिंगर तक है जी। कि जहाँ तक आपके फिंगर कान में चली जाती है उससे आगे आपकी डोमेन नहीं है। ठीक है। उससे आगे जो डोमेन है वो प्रोफेशनल की है, तो वही उसको हैंडल करेगा, आप उसको नहीं देख सकते। चलिए जी, बर वक्त आपको जाना है जी। अगर आपको कुछ सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली अपने स्पेशलिस्ट के पास जाएं, और अगर इस तरह की कोई सूरत हाल हो जाती है कि बच्चे ने कान में कुछ फंसा लिया है या फिर आपको ये लग रहा है कि कान में दर्द मुसलसल रह रहा है, तो एक दफ़ा अपना प्रॉपर मुआयना ज़रूर कराएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। आज के प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपको बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक्स बताने वाले हैं कि आप अपने घर को खूबसूरत और फिर पुरानी चीज़ों को आप नया कैसे कर सकते हैं। कुछ ऐसा वेस्ट मटेरियल जो आपको घर में नज़र आ रहा होता है, अच्छा ये तो डेकोरेशन पीस हमारा पुराना हो गया, इसको रिप्लेस कर दो, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। पुरानी चीज़ों को आप बड़े खूबसूरत अंदाज में बदल सकते हैं। कुछ टेक्निक्स आपको आनी चाहिए जो आज के शो में हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपके रूम में अब कुछ चेंज होना चाहिए, आपके फर्नीचर में कुछ चेंजिंग होनी चाहिए, आपके डेकोरेशन पीसेस में कुछ चेंजिंग होनी चाहिए, तो उनको आप ऑल्टर कैसे कर सकते हैं, उन्हीं की शक्ल को आप तब्दील कैसे कर सकते हैं, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे जी। हमारे साथ आयशा भट्ट मौजूद हैं जो कि इंतहाई ज़बरदस्त महारत रखती हैं इस काम में, और इनकी तख्लीकी महारत जो है वो हम आज के शो में आपको दिखाएंगे भी। वेलकम कहेंगे आयशा को। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त काम है आपका। थैंक यू। कब से हैं इस फील्ड में? 3 इयर्स हो गए हैं मुझे ऑलमोस्ट। अच्छा, शौक था? बिल्कुल, डेफिनेटली। तो स्टार्ट कहाँ से किया कि अपने घर में ही चीज़ों को मैनेज? बिल्कुल, मैंने स्टार्ट ऐसे किया कि फ्री होती थी, ज़रा स्क्रॉलिंग वगैरह करती थी इंस्टाग्राम पर, तो फिर घर में जो भी चीज़ें ख़राब होनी उनको फिर हमने थोड़ा ठीक करने की कोशिश करना। फिर जो हेडर्स वगैरह फेस करने पड़े, फिर मैंने एज अ वेंडर ये स्टेप लिया और ये मैंने होम बेस शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रॉपर एक बिज़नेस बन चुका है। माशाल्लाह। सो बेसिकली आइडिया कहाँ से जनरेट होता है, किस तरह से सोचते हैं कि फ़लाँ चीज़ में ये चेंज हो सकता है, इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं? बस जब आप चीज़ को बनाने लगते हो, आप सोचते कुछ हो, लेकिन बनाते बनाते जो है वो आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा बना लेते हो। जब आप बनाना स्टार्ट करते हो आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, लेकिन एट दी एंड जब आप एक आर्टिस्ट के माइंड से सोचते हो तो फिर आप कुछ ना कुछ बना लेते हो, ख़ासतौर पे जो हमारे बिगनर्स होते हैं। ठीक है, आपकी स्पेशलिटी क्या है? मैं एज अ वेंडर भी हूँ और मैं एज अ आर्टिस्ट भी हूँ। हम वर्कशॉप्स वगैरह देते हैं और बिगनर्स को भी सिखाते हैं, लेडीज़ को सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, और फिर वो अपना एज अ एंटरप्रेन्योरशिप के में जाती हैं और वो फिर अपना घर से अपना स्टार्ट लेती हैं, और फिर घर से स्टार्ट करने के बाद वो प्रॉपर इसको एक बिज़नेस बनाती हैं। सही। सो स्टार्ट अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप किन किन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? आप एक सजेशन क्या देना चाहेंगी कि अगर आपके घर में ये है तो इसको इस तरह से चेंज करके देख लें? आप अपने घर से सबसे पहले स्टार्ट करें। आप अपने किचन में देखें, अगर कोई बॉक्स, या हमारे किचन में अक्सर टिश्यू बॉक्स होते हैं, या गिलास की जो बोटल्स होती हैं, आप उनसे काम करना स्टार्ट करें। अपने घर से स्टार्ट करें, और इतनी हाई इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है इस बिज़नेस में। आप अपने घर से बहुत अच्छा स्टार्ट ले सकते हो। आपके पास से कुछ बेसिक मटेरियल होने चाहिए। बिल्कुल, हाँ। मैं वही बताने लगी हूँ। आपके पास कुछ बेसिक मटेरियल होने चाहिए। आपके पास जेसो होना चाहिए, एक ब्रश होना चाहिए, चॉक पेंट होना चाहिए, राइस पेपर होना चाहिए। मतलब कि आपके पास अराउंड अगर 2000 भी है तो आप ये 2000 से भी ये बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस करके। तो फिर उसके बाद आपको पता है जैसे से आप एडवांस लेवल पे जाते हो तो फिर आप अपना जो है वो आर्ट इन्हांस करते रहते हो। घर में ना बहुत सारा आपका वेस्ट मटेरियल होता है। आपने ग्लास बॉटल्स की बात की, हमारे पास प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, हमारा फर्नीचर भी होता है समटाइम्स। ऐसे ही है, हमारे पास खाली बॉक्स होते हैं, आपके पास ऐसे प्लांट्स कुछ होते हैं जिनको आप क्ले पॉट पे काम कर सकते हैं। जैसे ये प्लास्टिक का यहाँ पे पड़ा हुआ, आप इसको जो है वो जेसो वगैरह करके इस पे पेंटिंग का काम शुरू कर सकते हैं और अपने घर में खूबसूरत
आप आर्ट जो है वो बनाकर एक बहुत अच्छा डिस्प्ले कर सकते हैं। और बहुत सारी लेडीज़ हमारी ऐसे ही करती हैं, इवन कि मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ कि हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज़ होती है, जैसे कि सिंपल क्ले के पॉट होते हैं, वो नहीं कभी कभी अच्छे लग रहे होते हैं, तो आप उनको पेंटिंग करें, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो उसके ऊपर पेंटिंग, राइस पेपर आप यूज़ करें, जेसो यूज़ करें, और अपने चॉक पेंट यूज़ करें, नैपकिन यूज़ करें, हीट ट्रांसफ़र यूज़ करें। सो मैनी आइटम्स अवेलेबल इन मार्केट। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स आप जिक्र कर रही हैं, जिनका राइस पेपर का कर रही हैं, ये कॉमन नहीं है, इट्स नॉट कॉमन प्रोडक्ट्स। अच्छा, मिल जाती है मार्केट से? मार्केट से नहीं मिलती, मार्केट में, लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, लेकिन इसके स्पेशल फार्मूलाज होते हैं जो हमने बनाए होते हैं, फिर हम इनको एज अ वेंडर जो है वो सेल करते हैं। गत्ते के इस्तेमाल से भी आप अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं? नहीं, इसमें गत्ते का इस्तेमाल नहीं होता। ओके। इसमें आप MDF यूज़ करते हैं, हम लोग MDF यूज़ करते हैं, बोतल यूज़ करते हैं, कैनवस यूज़ करते हैं, ग्लास यूज़ करते हैं, क्ले पॉट्स यूज़ करते हैं, और इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। ये हमारा ये लकड़ी का जो फर्नीचर है, इसको हम रीन्यू करते हैं बेसिकली। ओके, लकड़ी के फर्नीचर को कैसे रीन्यू किया जा सकता है? जैसे कि आपको लगता है, अब जैसे ये ख़राब हो रहा है, आपको लग रहा है, सबसे पहले हम इसको वॉश करते हैं, फिर इसकी सैंडिंग करते हैं, जहाँ जहाँ से हमें लगता है कि ये टूटा हुआ है, वहाँ पे हम फिलिंग करके उसको इक्वल करते हैं। अच्छा, ठीक है, फिर उसको ड्राई होने के लिए हम रख देते हैं। जब हमें लगता है वो इक्वल हो गया, फिर उसकी दोबारा से सैंडिंग करते हैं, फिर जेसो, और फिर राइस पेपर होता है जो कि स्पेशल हैंडमेड मलबरी ट्री से बनाया जाता है, वो उस पर हम प्रिंटिंग करते हैं, और फिर वो डिज़ाइन जो हैं वो हम इस तरह से प्रिंट करते हैं कि सबको लगता है कि पेंटिंग्स हुई हुई हैं, और फिर उन कलर्स को अपने माइंड में रखते हुए फिर हम एक्रेलिक और चॉक पेंट से उनकी ब्लेंडिंग करके उनको और मज़ीद जो है वो एनहांस करते हैं, और एक खूबसूरत आर्टिकल जो है वो आपके घर में होता है। अब वो कलर, डिज़ाइन, उसकी फिलिंग, ये डिपेंड करती है आपके अपने शॉप पे डिपेंड करती है, और आपके रूम एनवायरनमेंट पे, क्या आप उसको क्या चेंज लेकर आना बिल्कुल। जैसे कि आपके समटाइम कुछ ऐसे कलर होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, तो वो फिर आप लोग चॉक पेंट और कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं, पीकॉक डिज़ाइन होते हैं, लोग आजकल तो बहुत जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो हमसे बहुत कुछ कस्टमाइज़ करवाते हैं कि हमें ये कस्टमाइज़ करके, नहीं, इवन के लोग राइस पेपर पे अपनी पिक्चर्स को प्रिंट करवाते हैं, पीकॉक प्रिंट करवाते हैं, और जो मुगल आर्ट बहुत प्रिंट होता है, मुगल आर्ट का एक टाइम ये 2 मंथ पहले बहुत ट्रेंड था मुगल आर्ट का। ठीक है, तो काफ़ी कुछ है इस अच्छा, पिक्चर्स भी प्रिंट हो जाती हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। लोग अपनी फैमिली पिक्चर्स जो हैं वो प्रिंट करवा के अपने घर में, अपने रूम्स में फ्रेम के तौर पे यूज़ करते हैं। ग्रेट। चले, कुछ आइडियाज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर आपके साथ हम शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमारी मेहमान आयशा हमारे साथ मौजूद हैं और आपके साथ बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ भी शेयर करने वाली हैं। सो आयशा, आपने कहा आपने सीखा कहीं से नहीं, तो कोई भी घर में अगर ये स्टार्ट करना चाहे तो स्टार्ट कर सकता है, अगर किसी की क्रिएटिव सेंस बहुत अच्छी है और बिल्कुल आपके पास आइडियाज़ ऐसे हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने डिज़ाइंस को, आपके माइंड में कोई भी डिज़ाइन है, आप उसको हमें बता सकते हैं, हम उसको एज इट इज़ प्रिंट्स करके, ये ऐसे हम लोग ये प्रिंट्स करते हैं, ठीक है, आप प्रिंट्स करके जो है वो आप अपने आर्टिकल्स पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज़ MDF। आप इसके ऊपर जो है वो काम अपना स्टार्ट करें। आपके पास फ्लैट सरफेस कोई भी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप जो है वो काम स्टार्ट करें, खासतौर पे हमारे बिगनर्स जो हैं, क्योंकि राउंड पे जाने से बेहतर है कि सबसे पहले आपके पास फ्लैट सरफेसेस होनी चाहिए। कहीं से भी आप MDF ले लें, लोकल मार्केट में वैसे आपको MDF मिल जाता है और हमारे पास भी होता है, और इसकी कटिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग करा सकते हैं। बिल्कुल, शेप्स जो भी आप कस्टमाइज आप सारा कुछ करवा सकते हो। MDF ये कटिंग्स देखें जी, आप ये कटिंग्स करवा सकते हैं, ठीक है, MDF की हर तरह का डिज़ाइन, हर तरह की शेप आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। अब तो मार्केट में बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं, कार्विंग वाले और बहुत कुछ 3D 2D सब कुछ है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करती हैं? थोड़ा सा हमें बेस बना के दिखाइएगा, क्योंकि ये तो बड़ा आपने बताया पेपर इसके ऊपर पैच हुआ हुआ है और लग भी नहीं रहा कि वो पेपर ऐसे लग रहा है हैंड पेंट किया हुआ है आपने। बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले आप जो है आपके पास एक फ्लैट सरफेस जिसको आप MDF कह सकते हैं, कैनवस कह सकते हैं, गिलास, मेटल, गिलास, कैनवस, कुछ भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, आपको काम करने के लिए। इवन कि आप अपने घर की कोई भी पुरानी चीज़ जो है वो ले सकते हैं। किचन की चीज़ें आप ज़्यादातर यूज़ करें क्योंकि लेडीज़ का ज़्यादा शौक किचन की तरफ होता है। आपके पास एक स्पंज होना चाहिए इसको सैंड करने के लिए। वैसे तो हमारी सरफेसेस सारी सैंड ही होती है, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप लोग सैंड करते हो, ठीक है। सैंड करने के बाद इसकी सरफेस जो है वो बहुत स्मूथ हो जाती है और उसके बाद आप जेसो अप्लाई करते हो। जैसे कि हम अपने पोर्स को बंद करते हैं, वैसे ही हम MDF और बाकी चीज़ों को भी पोर्स को बंद करते हैं ताकि क्या वो चॉक पेंट और बाकी चीज़ों को अपने अंदर ऑब्जर्व ना करे, वो एडजस्ट हो सके, एडजस्ट हो सके। बिल्कुल रेडी हो जाती है। ऐसे ही है। अब ये देखिए, ये जेसो है, ये वाटर बेस्ड होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है, और इसको हम अपनी सरफेस पे सबसे पहले अप्लाई करते हैं। जैसे हम लेडीज़ अपने मेकअप करने से पहले प्राइमर यूज़ करती हैं, तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमर,
ठीक है, आप इसको एज अ प्राइमर भी तो आप इसकी कह बहुत सकते थिक हैं। लेयर रखनी है कि थिन Thin। सा आपने अप्लाई करना है? आपने थिन लेयर यूज करनी है, ठीक है। वैसे भी Okay। ये हमने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि आपने बस इसको खोलना है और इसको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ठीक है, इसको इसमें पूरा ये अप्लाई होता है करके कि आपको आप दिखाते हैं। 2000 से भी जो है वो अपना काम जो है वो घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अप्रैल आप ज़रूर पहनिएगा और इसको ड्राई होने का टाइम आपने मस्त देना है। ड्राई, क्योंकि हर स्टेप का ड्राई होना जो है वो होना बहुत वो मस्त उसकी है। खूबसूरती पे मैटर करता है ना, कलर एडजस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैक्सिमम कितना टाइम ये लेता है ड्राई होने में? देखिए, अगर आपका छोटा प्रोजेक्ट है तो आप हर 2 आवर्स बाद जो है वो इसको टचअप करते रहें, ठीक ठीक है। है। और अगर आपका अब जैसे मेरा स्मॉल प्रोजेक्ट है, अब मैं इसको 1 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। हर स्टेप को आपने ड्राई होने का टाइम फैन के नीचे रखना है कि आप इसको धूप में भी रख सकते नहीं हैं? नहीं, धूप में मत रखें, इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आप रखें। ठीक है, अपने सर्दियां room हैं तो आप temperature में विंटर, अगर हमारा विंटर है तो आप विंटर में इसको पड़ा रहने दें, समर है तो समर में पड़ा रहने दें। ये रूम टेम्परेचर पे खुद ही जो है वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल आपको कुछ भी करने की या किसी स्पेशल टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे रेजन में स्पेशल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसमें आपको किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंटल फ्री है वर्क, ठीक है। अभी इसकी मैंने 1 लेयर कर दी है जैसो की, ओके। ठीक है। अब जैसो से ये होगा कि इसके पोर्स वगैरह बंद हो जाएंगे, ठीक है। एक और स्मूथ लेयर उसकी एक तैयार हो स्मूथ लेयर जाएगी। बन जाएगी और आपके लिए काम करना जो है वो और अच्छा हो जाएगा, चलें जी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हमारा बेसिकली सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में जो है वो हम सबसे पहले सैंड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हम ड्राई होने का टाइम देंगे। जब ये हमारा ड्राई होगा तो फिर उसके बाद हम एक ग्लू यूज़ करेंगे, डेकोपाज ग्लू, जिसके साथ हम इस पेपर को जो है Patch वो कर लगाएंगे, राइस पेपर को, ठीक है। अच्छा। फिर उसके बाद हम इसके कलर्स वगैरह देखते हैं कि इसमें हमने कौन से कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अब इसके अंदर काफ़ी कलर्स आ रहे हैं, रेड आ रहा है, पिंक आ रहा है, ऑफ वाइट आ रहा है। उससे मिलते जुलते कलर जो है वो हम निकाल लेते होते हैं चॉक Okay। पेंट के, ठीक है। अगर आपके पास घर में एक्रेलिक पेंट भी हैं तो इट्स गुड, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसकी ब्लेंडिंग। ये ड्राई होगा और पेपर पैच हो जाएगा इसके बिल्कुल, ऊपर। ये ठीक है। ड्राई होगा, ग्लू लगाएंगे तो हम इसको ऐसी पेपर को पैच लगा देंगे और वो पता भी नहीं चलेगा कि पेपर लगा हुआ है। डेफिनेटली इसके थ्रेड्स ही आपको नहीं फील होने देते हैं। आपने ये जो साइड से है, साइड से आपने इसको कट नहीं करना। बेसिकली आपने राइस पेपर को सीजर से कभी भी कट नहीं करना, आपने हैंड से जो है वो इसके रेशे पहले निकालने हैं, अच्छा थ्रेड्स निकालने हैं। अच्छा, निकाल के दिखाइएगा। ये देखें, ये आपको फील हो रहे हैं थ्रेड्स? बिल्कुल। ये थ्रेड्स जो हैं यही चीज़ फील करेंगे कि आपने पेंटिंग की है, आपने जो है कोई पेपर नहीं लगाया। अगर आप इसको Okay। ऐसे ही एज इट इज़ लगा देंगे तो वो तो पता चलेगा कि साइड से ज़रा सी लाइन सी नज़र आएंगी, जिसकी वजह से आपको फील हो सकता है कि कुछ लगा हुआ है। तो ये आपको मैंने एक टेक्निक बताई है, ठीक है, कि जिससे आप जो है वो घर बैठे अपना काम बहुत इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इसके थ्रेड्स आपको फील हो रहे जी होंगे, बिल्कुल ऐसे नजर आ रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक नजर है। आ रहे हैं। ये थ्रेड्स के बाद आप मर्जिंग वगैरह करते हैं और फिर जो है वो आपका अच्छा, आर्टिकल इसको तैयार एज हो इट इज जाता है। आप पैच कर देंगे, फिर इसको बिल्कुल। ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। बिल्कुल। ठीक है। ग्लू की क्वांटिटी मैटर करती है कि आपको कितनी Definitely। करनी, कितना अच्छा चिपकेगा। हाँ। ग्लू की हर चीज की क्वालिटी और मैटर उसके करती बाद है। जो फाइनल इसकी लुक आती है ना वो वो ये हमारे- आती हैं लुक्स। ठीक ये हो देखें, ये स्मॉल टी कोस्टर देखें आप, ये इसकी फाइनल लुक्स आती हैं। ये एक बड़े वाला पीस भी उठा के दिखा दें, क्योंकि बड़ा हैरान कुन हद तक ये लग रहा है कि ये लग ही नहीं रहा कि ये पेपर पैच हुआ हुआ है। आप पेपर भी दिखा दें। ये देखें जी नाज़रीन, ठीक है, ये राइस पेपर है, इसकी है। हम प्रिंटिंग भी करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप बहुत सारी सरफेसेस लगा, मतलब आर्टिकल इस पे आप अपनी पिक्चर बनवाना चाह रहे हैं, इस पे आप किसी को कोई बर्थडे विश भेजना चाह रहे हैं, किसी की कोई शादी वगैरह पे आप कुछ विश करना चाह रहे हैं, देखें, different designs हैं। कस्टमाइज चीजें आप बना बिल्कुल। सकते हैं। अब तो क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमें ये डिज़ाइन नहीं पसंद, हमें यही वाला डिज़ाइन चाहिए। वो खुद ही अपने डिज़ाइन भी निकाल के रखते हैं इंटरनेट से और हमें देते हैं, हम उनको प्रिंट आउट करके दे देते हैं। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छा आइडिया। और वो फिर जो देखें, आप अपने घर में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कस्टमाइज करके भी लगवा सकते हैं। सो एक पीस कितने कॉस्ट आती है उस पर, आपके कितनी आती है और उसको फिर आप सेल कितने में करती हैं? ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी और कितनी महंगी चीज़ें यूज़ की हुई है। हम उसमें अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं और अपनी मेहनत कैलकुलेट करते हैं। अब अगर ये मार्केट में पीस हो, देखिए ये हैंडमेड पीस है, इसने टाइम लिया हुआ है, तो ये तकरीबन 5000 का होना चाहिए। ज़बरदस्त। ठीक है। और अब तो लेडीज़ इतनी उनमें अवेयरनेस आ गई है कि वो खुद ही अपने पुराने फर्नीचर को नए फर्नीचर में कन्वर्ट करेंगे, उन्हें पुराना फर्नीचर फेंकना ही नहीं पड़ता और वो मजीद उसको 5 ईयर के लिए मजीद यूज़ कर सकते हैं, 5 to 10 ईयर्स के लिए। फिर उसके बाद आप दोबारा फिर अगर आप चाहें तो उसको फिर रीन्यू, आपका जब जब दिल कर सकता है आप उसको दोबारा पेंट चेंज करके और क्या कहते हैं राइस पेपर लगा कर ब्लेंडिंग करके टेक्निक्स यूज़ करके
आप उसको मजीद जो है वो उसकी लाइफ को इन्हांस कर सकते अब ये एक मिट्टी का बर्तन है ना ये बिल्कुल, हमारे पास, तो इस पे आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं वो आप हमारे साथ आइडियाज शेयर करते हैं। इस पे भी आप सब कुछ कर सकते हैं। आजकल काफ़ी वायरल एक इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है पटीना। ये Okay. बेसिकली वो है जो कि बाहर से आया हुआ है डिज़ाइन। ओके ये पटीना लुक आपको शो करता है, यानी कि इसमें आपको रस्टिक और आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत ही पुराने ज़माने की चीज़ है। ये पुराने एंटीक डिज़ाइंस को जो है ये शो करता है पटीना। तो इस पे आप कलर वगैरह अपने बिल्कुल, ये time- कलर्स ये कलर भी है, ये चॉक पेंट और ये पटीना पेंट हमने किए हुए हैं। ये नीचे हमने ये जो मेटालिक सी आपको लुक नज़र आ रही है, जो गोल्डन सा और ये जो कॉपर सा आपको कलर नज़र आ रहा है, ये रस्टिक लुक दे रहा है कि ये पुरानी चीज़ की तरफ आपको लेकर इसको जा जब रहा है। मर्जी चेंज भी कर सकते हैं आप Definitely आप अपने change कर अकॉर्डिंग जो सकते कलर करना चाह रहे बिल्कुल, हैं। आपने इसको सैंड करना है और दोबारा से अगर आपसे कुछ चीज़ ख़राब हो गया है तो आपने पैनिक नहीं होना। आपने दोबारा से सैंड करके, ये जैसे मैंने जेसो यूज़ किया, आपने जेसो यूज़ करके दोबारा से जो है वो इसके ऊपर अपने मर्जी का पेंट कर लेना है। लेकिन उसके लिए यह है कि आपने उसको ड्राई होने का टाइम देना है। चलें जी, ये चीज़ें हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं, प्रॉपर आइडिया आपको इस साथ एक शेयर कर दिया है। घर बैठ के भी अगर आप छोटा सा एक बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसकी एक बड़ी मिसाल हमारे पास बैठी है, मैंने जिन्होंने खुद ना घर से कुछ start सीखा, किया है। जिन्होंने बिल्कुल। ना कुछ सीखा बल्कि अपनी मेहनत से ये चीज़ें स्टार्ट की। आइडिया आपके पास होना चाहिए और फिर जब आप एक फील्ड में आते हैं ना तो नए नए आइडियाज़ आपको बिल्कुल खुद ब आते खुद हैं। आते चले जाते हैं। एंड यस, जब आप अपना काम डिस्प्ले करते हैं, लोगों के आइडियाज़ आपके पास आते हैं, आप नई नई चीज़ें सीखते हैं और नो डाउट आप अच्छे खासे घर बैठ के पैसे भी कमा सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।